क्या सिर्फ 1% का सुधार हमारी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान ला सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब 1% तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी छोटे से नंबर के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये कहानी है केन नाम के एक आदमी की, जो अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपनी सेहत, हर चीज में, हाँ हर चीज में जैसे फंसा हुआ महसूस कर रहा था। सब कुछ बिखर रहा था और फिर 6 महीने में सब कुछ बदल गया। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। आज हम टॉम कॉनन की किताब द 1% फॉर्मूला के कुछ हिस्सों पर गहरी बातचीत करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि किताब में क्या है, बल्कि ये समझना है कि कैसे छोटे छोटे लगातार और सही दिशा में उठाए गए कदम हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके पीछे एक मजबूत लॉजिक है। तो कहानी शुरू होती है एक फुटबॉल मैदान से। केन अपने बेटे जैक का मैच देख रहा था और उसे देखकर हैरानी हुई थी कि जैक की टीम पिछले साल से कहीं ज्यादा बेहतर खेल रही थी, जबकि खिलाड़ी सारे वही थे। टीम में एक नया जोश था, एक अनुशासन था। तो मैच के बाद केन ने कोच जिम से पूछ ही लिया, कोच साहब ये क्या जादू किया है आपने? कोच जिम मुस्कुराए और उन्होंने जो बताया वही इस पूरी सोच की नींव है। उन्होंने कहा कि वो ओलंपिक्स के नतीजे देख रहे थे और उन्होंने एक पैटर्न देखा। जीतने वाले और हारने वाले के बीच का फासला वो उतना नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हाँ, ये आंकड़े तो सच में दिमाग हिला देते हैं। जैसे 2006 के विंटर ओलंपिक्स में स्कीइंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले और चौथे नंबर पर आने वाले के बीच सिर्फ 0.9% का फर्क था। सोचिए जरा, मतलब 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम। गोल्ड मेडल और खाली हाथ लौटने के बीच बस इतना ही फासला। बिल्कुल। या फिर 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स को याद कीजिए। उन्होंने 100 मीटर बटरफ्लाई रेस सिर्फ 0.01 सेकंड के अंतर से जीती थी। अरे वाह! पलक झपकने में इससे ज्यादा वक्त लगता है। मतलब फासला इतना कम था। तो कोच जिम का फॉर्मूला ये था कि हमें एक ही बार में 100% बेहतर बनने की कोशिश नहीं करनी है। अच्छा। हमें 100 अलग अलग छोटी छोटी चीजों में सिर्फ 1% बेहतर बनना है। पासिंग में 1%, ड्रिबलिंग में 1%, डिफेंस में 1%। एकदम। और यही छोटे छोटे सुधार मिलकर एक बड़ी जीत दिलाते हैं। ठीक है, ये 1% वाला आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई केन की तरह हर तरफ से निराश हो तो वो शुरुआत कैसे करे? ज्यादातर तो यही मानते हैं कि कुछ करने के लिए पहले अंदर से एक जोश, एक प्रेरणा चाहिए होती है। मोटिवेशन होगा तो काम होगा। और यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। केन की मुलाकात समूह के एक सदस्य कार्लोस से हुई। कार्लोस ने इस पूरी सोच को सिर के बल खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि हम प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं और काम कभी शुरू ही नहीं होता। हाँ, असलियत ठीक इसकी उल्टी है। काम करने से प्रेरणा मिलती है। मतलब मोटिवेशन से एक्शन नहीं, बल्कि एक्शन से मोटिवेशन। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? अगर कुछ करने का मन ही नहीं है तो एक्शन कैसे लें? लगता है, लेकिन ये एक दिमागी खेल है। कार्लोस ने समझाया कि ये एक साइकिल की तरह है जो खुद को ताकत देती है। जब हम कोई काम पूरा करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जैसे सिर्फ अपना बिस्तर ठीक करना, तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी जीत दर्ज होती है। इससे जो संतुष्टि मिलती है वही हमें अगला थोड़ा बड़ा काम करने की हिम्मत और प्रेरणा देती है। अच्छा। काम को खींचता है। ये सुनकर केन को अपने बचपन का एक किस्सा याद आया। उसे पानी से डर लगता था और तैरना सीखने की उसमें जरा भी प्रेरणा नहीं थी। पर उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसे क्लास में डाल दिया। शुरू में उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ पैर मारने शुरू किए और उसे महसूस हुआ कि वो डूब नहीं रहा है, उसका डर कम होने लगा और धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। सही बात है, यानी काम शुरू करने के बाद प्रेरणा आई। बिल्कुल। तो सबसे जरूरी सीख ये है, जब कोई फंसा हुआ महसूस करे तो प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए। बस कोई एक छोटा सा सही काम चुनिए और उसे कर डालिए। उस काम को पूरा करने से जो ऊर्जा मिलेगी वो आपको अगले काम तक ले जाएगी। चलिए इस बात को जरा और खोलते हैं। पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल पहाड़ जैसा लगता है। यहाँ पर समूह की एक और सदस्य पैट, जो फिजिक्स की प्रोफेसर हैं, उनकी बात बहुत काम की है। हाँ। उन्होंने केन को यह समझाने के लिए एक एयर हॉकी टेबल का इस्तेमाल किया। कितना मजेदार तरीका है। बहुत ही शानदार। उन्होंने एयर हॉकी की टेबल पर रखे पक की तरफ इशारा किया और कहा, यह पक तुम हो केन, अपनी जगह पर अटका हुआ।
ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक इस पर कोई बाहरी ताकत काम ना करे। न्यूटन का गति का पहला नियम। हाँ, जो चीज रुकी है वो रुकी रहेगी और जो चल रही है वो चलती रहेगी। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती उस शुरुआती जड़ता यानी इनर्शिया को तोड़ने की है। एक बार गाड़ी चल पड़े तो उसे चलाते रहना आसान हो जाता है। पहला धक्का ही सबसे ज्यादा ताकत मांगता है। हाँ, और यहीं पर फिजिक्स का एक और जबरदस्त सिद्धांत हमारी मदद करता है, लिवरेज, उत्तोलन का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे एक लंबा सा डंडा और खड़े होने की सही जगह दे दो और मैं पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ। इसका मतलब है कि सही जगह पर लगाया गया एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़े नतीजे दे सकता है। पैट का अपना उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। जब उन्होंने घर से काम करना शुरू किया तो वो बहुत आलसी हो गई। उनकी बहन ने उन्हें एक जोड़ी जूते दिए और कहा कि ये तुम्हारे कामकाजी जूते हैं। कामकाजी जूते? हाँ, जब भी काम पर बैठो इन्हें पहन लेना। और हैरानी की बात है, उस एक छोटी सी आदत ने उनकी पूरी प्रोडक्टिविटी बदल दी। अरे वाह! जूते पहनते ही उनका दिमाग काम के मोड में आ जाता था। केन के लिए ये कामकाजी जूते वाली बात एक डिक्लिक की तरह थी, एक आहा मोमेंट। उसे समझ आया कि उसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई पहाड़ नहीं हिलाना है। उसने अपने लिए एक छोटी सी आदत बनाई, ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट खोलना। बस यही एक छोटा सा काम उसके दिमाग को काम के मोड में ले आता था। ये उसका लीवरेज पॉइंट था। बिल्कुल, और यहीं पर 20-80 का नियम भी लागू होता है, जिसे हम आमतौर पर 80-20 नियम या परेटो सिद्धांत कहते हैं। लेकिन पैट ने जानबूझकर इसे 20-80 कहा है ना? हाँ, क्योंकि वो ध्यान नतीजों से हटाकर उन कामों पर लाना चाहती थी। अच्छा, हमें उन 20% कामों को ढूंढना है जो 80% नतीजे देते हैं। जैसे केन के चचेरे भाई की बेकरी। उसकी दुकान गली के अंदर थी, किसी को दिखती नहीं थी। उसने सिर्फ एक पंखा और एक टेबल दरवाजे पर लगा दी और ताजे बिस्कुट की खुशबू पूरी गली में फैला दी। क्या बात है! बस उस $12 के पंखे ने एक हफ्ते में उसकी बिक्री 2 गुनी कर दी। ये है लीवरेज, एक छोटा सही एक्शन। और इसका एक लहर प्रभाव यानी रिपल इफेक्ट भी होता है। हाँ। जब आप एक जगह सुधार करते हैं तो उसका असर आपके जिंदगी के दूसरे हिस्सों और आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। बिल्कुल। केन ने जब काम पर ध्यान देना शुरू किया तो घर पर उसका मूड बेहतर रहने लगा, जिससे उसके परिवार के साथ रिश्ते भी सुधरने लगे। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। पहला कदम उठाने की जड़ता, वो इनर्शिया, सबसे बड़ी रुकावट है। उसे तोड़ने के लिए हमें बाहरी बल चाहिए, और ये बल आता है एक छोटे लिवरेज वाले एक्शन से। और वो एक्शन लेने की ताकत कहाँ से आती है? वो आती है हमारी सोच बदलने से। सही कहा। तो लिवरेज सिर्फ बाहरी नहीं, दिमागी भी होता है। वाह! अच्छा, तो लिवरेज हमें सही काम शुरू करने में मदद करता है, लेकिन ये कैसे पक्का करें कि वो काम समय के साथ बेहतर हो, सिर्फ एक ही चीज को बार बार दोहराना ना बन जाए? यहां पर समूह के एक और सदस्य बॉब, जो एक कारोबारी और नाविक हैं, उनकी बात मुझे बहुत चुभने वाली लगी। हाँ, बॉब ने 10,000 घंटे वाले नियम का जिक्र किया, लेकिन एक बहुत जरूरी बात भी जोड़ी। उन्होंने कहा कि सिर्फ कितने घंटे काम किया ये जरूरी नहीं है, बल्कि उन घंटों में काम कैसे किया ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा। उनका एक वाक्य है जो दिमाग में बैठ जाता है। 30 साल के अनुभव वाले बहुत से लोगों के पास असल में 1 साल का अनुभव होता है, जिसे उन्होंने 30 बार दोहराया है। ये लाइन तो बहुत गहरी है। ये तो अनुभव की पूरी परिभाषा पर ही सवाल खड़ा कर देती है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि ज्यादातर लोग हर रोज ऑफिस जाकर सिर्फ एक ही काम को दोहरा रहे हैं, कुछ नया नहीं सीख रहे। बिल्कुल। और यहीं पर सुविचारित अभ्यास यानी डिलिबरेट प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट आता है। ये सिर्फ काम को दोहराना नहीं है, बल्कि हर बार अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के इरादे से किया गया अभ्यास है। इसमें फीडबैक लेना, अपनी गलतियों को पहचानना और खुद को लगातार अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर धकेलना शामिल है। इसे बॉब ने स्ट्रेच और स्ट्रेन लेवल कहा था, है ना? हाँ। मतलब खुद को इतना खींचो कि आप आगे बढ़ो, स्ट्रेच, लेकिन इतना भी मत खींचो कि आप टूट जाओ, स्ट्रेन। ये सही संतुलन ढूंढना ही असली कला है। और सबसे बड़ी सीख जो बॉब ने दी वो ये थी कि अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो। ये एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। आपकी एकमात्र प्रतियोगिता आपके कल के स्वरूप से है। क्या आप आज कल से सिर्फ 1% बेहतर हैं? हाँ, अगर इसका जवाब हाँ है तो आप जीत रहे हैं,
इससे सारा बाहरी दबाव हट जाता है और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी तरक्की पर रहता है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो आज 30 दिसंबर को बिल्कुल सही बैठता है। नए साल के संकल्प। हाँ, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस हम सब बनाते हैं और जनवरी के तीसरे हफ्ते तक 90% लोग भूल जाते हैं। सही कहा। कैन की मुलाकात समूह की मनोवैज्ञानिक सू से हुई और उसे समझ आया कि संकल्प फेल क्यों होते हैं। सू ने इसके पीछे का विज्ञान समझाया। एक स्टडी के मुताबिक 88% लोग अपने संकल्प पूरे करने में नाकाम रहते हैं। 88%? हाँ, इसकी वजह यह है कि हमारे संकल्प बहुत बड़े और धुंधले होते हैं। जैसे मैं वजन कम करूंगा, और ये हमारी इच्छा शक्ति मतलब विल पावर पर निर्भर करते हैं, जो एक बैटरी की तरह है। सुबह फुल चार्ज होती है और दिन खत्म होते होते खत्म हो जाती है। तो अगर बड़े संकल्प काम नहीं करते तो इसका उपाय क्या है? क्या हमें लक्ष्य बनाना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, लक्ष्य बनाने का तरीका बदलना है। सू ने 30 डेटा फॉर्मूला दिया। विज्ञान कहता है कि किसी भी नए काम को आदत बनने में हमारे दिमाग को कम से कम 21 से 30 दिन लगते हैं। अच्छा। तो एक साथ 10 चीजें बदलने की बजाय हर महीने सिर्फ एक छोटी आदत पर ध्यान लगाओ। सिर्फ एक? सिर्फ एक। जैसे मैं हर रोज खाने के बाद 10 मिनट टहलूंगा। जब आप 30 डेज तक लगातार ऐसा करते हैं तो वो काम आपकी आदत बन जाता है। फिर उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। और यहीं पर उन्होंने एक और बहुत शक्तिशाली मॉडल समझाया, ABC मॉडल। ए मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट, कोई घटना। बी मतलब बिलीव्स, हमारे विश्वास। इसकी एक परत होती है। अच्छा। बॉस के चिल्लाने ए से सीधे मूड खराब नहीं होता। बॉस चिल्लाया और मेरे दिमाग में ये विश्वास बी आया कि बॉस का चिल्लाना मतलब मैं एक बुरा कर्मचारी हूं। इस विश्वास ने मेरा मूड खराब सी किया। अगर मैं इस विश्वास को बदल दूं, शायद बॉस का आज दिन खराब है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तो नतीजा भी बदल जाएगा। एकदम। ये तो जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। इसका मतलब है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सोच ही गलत है। हाँ, हम घटनाओं को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया को, अपने विश्वास को बदलकर नतीजों को बदल सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। और यही असली लीवरेज है। अपनी सोच बदलना सबसे बड़ा लीवरेज है जो किसी भी इंसान के पास हो सकता है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले सिद्धांत पर। यह कहानी है जेफ की, जो एक पूर्व ओलंपिक एथलीट था। उसने मेडल जीतने के लिए खुद पर इतना दबाव डाला, इतनी ट्रेनिंग की कि उसे एक गंभीर चोट लग गई और उसका करियर ही खत्म हो गया। जेफ की कहानी एक विरोधाभास सामने रखती है। हम सोचते हैं कि टॉप पर पहुंचने के लिए लगातार बिना रुके मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, यही तो लगता है। जबकि सच ये है कि बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम। दुनिया के बेहतरीन लोग लगातार काम नहीं करते। अच्छा। वो कुछ देर पूरी एकाग्रता से काम करते हैं और फिर एक ब्रेक लेते हैं। क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार है? हाँ, बिल्कुल। हमारा दिमाग और शरीर लगभग 90 मिनट के चक्र में काम करते हैं, जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। 90 मिनट? हाँ, 90 मिनट के बाद हमारी एकता और ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। दुनिया ऑफ वायलिन वादकों, हाकों, शतरंज के खिलाड़ी, वो सब 90 मिनट के बाद छोटा ब्रेक जरूर लेते हैं। ये और रिकवरी का खेल है, मैराथन नहीं। बिल्कुल सही। और नींद का खाना एक फैशन बन गया है। लोग कहें कि सब लोग 4 घंटे सोते हैं। ये हमारी सदी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिथक है। रिसर्च साफ कहती है कि 95% लोगों को ठीक से काम करने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। अच्छा। नींद के दौरान ही हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को सहेजता है और शरीर अपनी मरम्मत करता है। इसके अलावा दिन में 10 से 30 मिनट की एक झपकी आपकी सतर्कता और प्रदर्शन को 30-40% तक बढ़ा सकती है। और छुट्टियां? कई लोग तो छुट्टियों पर जाने में भी अपराध बोध महसूस करते हैं। अर्नस्ट एंड यंग की एक स्टडी में पाया गया कि उनके कर्मचारी द्वारा ली गई हर 10 घंटे की छुट्टी से उनका प्रदर्शन 8% बेहतर हुआ। 8%? हाँ, जब तक आप काम से पूरी तरह से कट नहीं जाते, आपका दिमाग पूरी तरह से रिचार्ज नहीं हो पाता। और खासकर जो लोग दिमागी काम करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी रिकवरी है शारीरिक कसरत। शरीर को थकाने से दिमाग को आराम मिलता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो कुछ कमाल की बातें सामने आती हैं। पहली तो ये 1% वाली सोच कि लगातार छोटे सुधार मिलकर बहुत बड़े नतीजे देते हैं। फिर प्रेरणा का उल्टा नियम, काम शुरू करो, प्रेरणा खुद ब खुद आ जाएगी। उसके बाद हमने फिजिक्स की नींवों को सफलता से जोड़ा। इनर्शिया का नियम कहता है कि शुरुआत करना सबसे मुश्किल है,
और लीवरेज का सिद्धांत बताता है कि सही जगह पर छोटा सा प्रयास करके बड़े पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। फिर आता है सुविचारित अभ्यास, जो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत पर जोर देता है। और फिर आदतों का विज्ञान, बड़े बड़े संकल्पों की जगह हर महीने सिर्फ एक छोटी आदत बनाने का 30 दिन का फॉर्मूला। और आखिर में सबसे जरूरी बात, आराम और काम का संतुलन। क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिचार्ज होना भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करना। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे सोचने में मजा आएगा। किताब में लहर प्रभाव की बात हुई है कि हमारे सुधार हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि जब कोई अपनी 1% सुधार की यात्रा शुरू करता है तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा असल में किसे मिलता है? उस इंसान को खुद, या फिर उन लोगों को जो उसके सबसे करीब हैं, उसका परिवार, उसके दोस्त? शायद इस यात्रा का सबसे बड़ा इनाम यही है।